हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर इज ऑप्टिक्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और क्या इसके लॉज हैं, उनके बाद भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा है कि जब लाइट when light travels, चलती है from one medium to another, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ऑब्लिकली मतलब टेढ़ी, इसकी डायरेक्शन सीधी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ऑब्लिकली। ओके, यहाँ पे जब आप मीडियम की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात होगी। ठीक है, ऑब्लिकली इट्स पाथ चेंजेस, तो जो रास्ता है, जो पाथ है, वो बदल जाता है और इस फिनोमिना को वी कॉल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आप लोगों को यहाँ पे ये भी चीज पता है, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम में जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उस मीडियम को रेयर मीडियम कहा जाता है, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है उसे हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। तो यानी कि रेयरर और डेंसर मीडियम एक रिलेटिव टर्म है। जैसे आपके पास ए, बी और सी तीन मीडियम की बात हो गई, मैं आपको एक वैसे ही बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे ए में जो स्पीड है वो सपोज कर लो 10 मीटर पर सेकंड है, तो बी में 12 है और सी में 15 है। तो अगर हम लोग ए और बी को कंपेयर करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि जो ए है वो ज्यादा डेंसर है क्योंकि यहाँ पे लाइट की स्पीड कम है एज कंपेयर टू बी, या फिर बी हमारे पास एक रेयर मीडियम है। लेकिन अगर हम लोग बी और सी को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि जो बी है वो एक डेंसर मीडियम है और सी एक रेयर मीडियम है। तो यानी कि रेयरर और डेंसर मीडियम जो बात हम लोग करते हैं वो एक रिलेटिव टर्म है कि किसके विद रिस्पेक्ट आप अपना वैल्यू या फिर अपनी वैल्यू को कंपेयर करना चाह रहे हो। तो दिस इज अबाउट रेयरर एंड डेंसर मीडियम। ओके, अब जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करता है तो जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो ये जो लाइट होगी ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेयर से डेंसर, मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूं, 1 एंड 2, दोनों के लिए मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल क्या होता है? जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। दोनों के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे रेयर मीडियम, यहाँ पे डेंसर बनाऊंगा। सपोज कर लो ये रेयर मीडियम, थोड़ा सा गलत होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। रेयर से डेंसर आएगी तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी लाइक दिस। यहाँ पे हमें उल्टा करना पड़ेगा, ये डेंसर है और ये रेयर है। और अगर एक डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट आती है तो रेयर में अगर जाएगी तो वो नॉर्मल से लाइक दिस अवे हो जाती है। तो ये चीज होती है आप लोगों के पास, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर। सिमिलरली एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। नॉर्मल के साथ ही हमें एंगल्स बनाने होते हैं और नॉर्मल के साथ ही हमें वैल्यूज कंसिडर करनी होती है। चलिए ये तो बात हो गई रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर की। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की।
वैसे तो 10th क्लास में आपके पास 2 लॉस थे, लेकिन +2 में अब आपके पास यहाँ पे इनके 3 लॉस बना दिए हैं, तो हम लोग तीनों की यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ये है कि वेन एवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक से दूसरे मीडियम में जाती है, फ्रीक्वेंसी एंड फेस ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। लाइट का ना तो फ्रीक्वेंसी बदलता है और ना ही फेस बदलता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। दूसरा ओके, यहाँ पे भी लो बाकी है, लेकिन वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट चेंज, लेकिन लाइट की वेवलेंथ और स्पीड जरूर बदल जाते हैं जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी, फेस, वेवलेंथ और स्पीड, ये 4 पैरामीटर्स हैं लाइट के। फ्रीक्वेंसी और फेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मीडियम चेंज होने से, लेकिन वेवलेंथ और स्पीड में चेंज हो जाएगा। देन सेकंड लॉ हम लोग करते हैं। सेकंड लॉ में क्या कहता है? ये आप लोगों ने लॉ पढ़ा हुआ है 10th में। इंसिडेंट रे यानी कि जो आ रही है, ये वाली या ये वाली। रिफ्रैक्टेड रे, जो रे ऑफ लाइट बेंड होके जा रही है, यानी कि ये वाली और इसमें ये वाली। एंड नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है परपेंडिकुलर वाली, ये सारे एक पॉइंट पे जहां पे इंटरफेस हो रहा है, यहाँ पे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में ये लाई करेंगे। मतलब एक ही सरफेस पे ये पॉइंट, ये जिस पॉइंट पे, जिस सरफेस पे ये पॉइंट होगा वहां पे ये तीनों क्या होंगे? इंटरफेस पे मिलेंगे। मतलब क्या है? ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये रे आप किस पॉइंट पे आ रही है, इसी पॉइंट से आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो और इसी पॉइंट से रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ हो रही है, तो ये तीनों चीजें एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करती हैं। ये आपका सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इन्होंने आपको क्या बोला है? कहता है जैसे आपके पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मान लो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, n1 की मल्टीप्लाई करो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस उस मीडियम का, और यहाँ पे मीडियम का एंगल क्या बन रहा है? i, तो साइन i। तो हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई और साइन ऑफ एंगल का मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू बनती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं दूसरे मीडियम का उठा लूं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और यहाँ पे जो साइन ऑफ एंगल है वो r है, रिफ्रैक्शन, तो ये वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। इट मींस हम लोग क्या लिख सकते हैं? n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन r। ये हो गया हमारा। उसके बाद इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके जी, तो इसका मतलब क्या है? n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू साइन r अपॉन साइन i भी लिख सकते हैं, या फिर n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r भी लिख सकते हैं। ये आपके पास चीज क्या बनती है? ये बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, या फिर इसे अगर आप बोलोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अगर लेफ्ट साइड इंटरचेंज होते हैं तो राइट साइड भी आपका इंटरचेंज हो जाएगा। दूसरी बात, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो एक आपकी बुक में नोटेशन दी होती है 1n2, अगर मैं इसको यूज करूं, इसका मतलब क्या होता है? जो रे ऑफ लाइट है वो फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करके गया है, लेकिन ध्यान रखिए जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने की बात आएगी तो 2 ऊपर लिखा जाएगा पहले और 1 डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो ये जो चीज है ये आप लोगों को याद रखनी है। अगर मैं 2n1 की बात करता हूं तो इसका मतलब है n1 अपॉन n2,
और जो एंगल होगा दैट विल बी साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई। मतलब एक चीज आप अच्छे से याद कर लें तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद हो जाएगा। ये बात है आप लोगों को बताने की। और याद करने का तरीका मैं आपको एक और बता देता हूँ। देखो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, फर्स्ट मीडियम की बात हो रही है, लेकिन इसमें जो एंगल बन रहा है दैट इज आई, वो इसके सामने नहीं है, वो डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एंगल के इनवर्सली होगा उस विद रिस्पेक्ट मीडियम में। तो हम लोग ये आप लोग बोल सकते हो, जैसे n2 की बात हो गई तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है, तो इस मीडियम का जो एंगल है वो आपके ऊपर बना हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज को याद रख सकते हो। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इंट्रोडक्शन में हमारे पास आपके पास डेफिनेशन और लॉज आ गया है, और अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन यहाँ पर कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, देखिए अगर आप लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो आपको पता है कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे आप डिवाइड करोगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम की आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहते हो, मान लो उस मीडियम में जो स्पीड है वो मैंने v लेट कर ली, तो इस रेशो को वी कॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। यानी कि हम लोग एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं कि लाइट की स्पीड वैक्यूम और मीडियम में कितना डिफरेंस या कितने मल्टीपल कम या ज्यादा होने वाली है। दूसरी बात, जो यूनिट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो कोई यूनिट नहीं होती। ऐसा यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नो यूनिट, ऐसे लिखेंगे, नो ऐसा यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो वो आपस में एक दूसरे को कट आउट कर देंगे, तो इसीलिए ऐसा यूनिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नहीं होती। और इसी के साथ एक डायमेंशन लेस भी क्वांटिटी होती है, डायमेंशन, जस्ट अ सेकेंड, डायमेंशन है ना, डायमेंशन यही बनेगा, डायमेंशन, चलो जो भी डायमेंशनल, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, m0 l0 t0 वट, क्योंकि जब कोई यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होते, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये, ठीक है जी। तो ये चीज है आपके पास। तो और एक और बात, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का, उतनी ही जो स्पीड है लाइट की उस मीडियम में कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा स्पीड कम, और आपको पता है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ऐसे मीडियम को हम लोग क्या मानते हैं, डेंसर मीडियम मानते हैं, और उस मीडियम के अंदर बनने वाला एंगल कम होगा कंपैरेटिवली जिस साथ वाले मीडियम की हम लोग बात करेंगे। रेयर मीडियम की बात करोगे तो ये सारा कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन लाइट की स्पीड उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उस मीडियम में जो एंगल बन रहा होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे तो आप लोगों को अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन मिलता है तो बहुत आसानी से आप लोग इस चीज को डन कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने एक डिस्कस किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट की होता है। मान लो मेरे पास एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 लेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज c, और m1 में जो स्पीड है उसको v1 लगा लो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया मीडियम 1 का। इसी तरीके से दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में n2 लगा लेता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट वैक्यूम इन दैट मीडियम दैट इज v2। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया मीडियम 2 का। अब मैं n1 अपॉन n2 कर लेता हूं, तो c अपॉन v1, n2 क्योंकि डिवाइड में है तो पलट के ये क्या हो जाएगा v2 डिवाइडेड बाय c। तो v2
बाय v1। तो आप लोग देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पीड है वो रिवर्स रेसिप्रोकल आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली होती है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड कम होती जाएगी, और यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इस तरीके से आप लोगों का रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है कि रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वजह क्या है रिफ्रैक्शन की। ये तो आपको पता है कि लाइट की स्पीड बदल जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए, तो मतलब मेन वजह तो स्पीड होगी। लेकिन इसके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। मान लो आपके पास मीडियम 1 है, इसके अंदर एंगल I बन रहा है और स्पीड है v1। दूसरा मीडियम N2 है, उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल R बन रहा है और वेलोसिटी है v2। सपोज कर लो कि N1 जो है वो N2 से बड़ा है, मतलब N1 जो है वो मेरा डेंसर मीडियम हो गया और N2 जो है वो मेरा रेयरर मीडियम हो गया। मान लेते हैं अपन N1 अपॉन N2, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो एंगल लिखना है N1 का वो इनवर्स होना चाहिए, यानी कि साइन आई नीचे और इसमें साइन आर ऊपर। और वेलोसिटी के टर्म में भी हमने क्या पढ़ा कि N1 की जो स्पीड है वो डिनोमिनेटर में और इसकी जो स्पीड है वो ऊपर। ये बन गया मेरे पास। अब आप देखिए, अगर मैं N1 की बात करता हूं कि डेंसर मीडियम है N1, तो इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। तो यानी कि v2 की वैल्यू v1 से बड़ी है, N1 N2 से बड़ा है, तो इसका मतलब v2 जो है वो v1 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो साइन r है वो साइन i से बड़ा होगा। साइन के साथ साइन आपका मान लो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब r की वैल्यू i से बड़ी हो गई। ये मेरा सरफेस हो गया, ये नॉर्मल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस i। डेंसर टू रेयर जा रहे हैं तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, दिस इज r, दिस इज i। तो ये N1 है और ये N2 है। तो आप देखिए r की वैल्यू i से बड़ी है, तो वो नॉर्मल से क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल है इनमें डिफरेंस क्रिएट हो गया और ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगा। तो यही चीज है जो वो रिफ्रैक्शन की वजह बनती है कि r की वैल्यू i से बड़ी है, नॉर्मल से एंगल बड़ा है, तो यानी कि जो लाइट है वो दूर जाएगी नॉर्मल से, और दूर जाने का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और हमने यही तो पढ़ा है कि डेंसर टू रेयर जाते हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। अगर इसका उल्टा सिनेरियो आप लोग ले लो कि N1 की वैल्यू N2 से स्मॉल हो, यानी कि अब N2 डेंसर बना दिया, तो जो V1 है वो V2 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो इसके एंगल है साइन आई, साइन देखो N1 हमारे पास कौन सा मीडियम है, N1 जो हमारे पास है वो रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम में जो एंगल होता है वो छोटा होता है कि बड़ा होता है, वो बड़ा होता है। तो यानी कि साइन आई की वैल्यू साइन आर से बड़ी है, तो यानी कि आई की वैल्यू आर से बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, दिस इज आर, दिस इज आई, और इसी वजह से बेंडिंग या फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि एंगल्स बदल रहे हैं। अगर आई की वैल्यू आर के इक्वल हो जाती फिर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होना था, लेकिन मीडिया बदल गया, स्पीड बदल गई, तो ऑटोमेटिकली बेंडिंग भी होगी। तो इस तरीके से आप लोगों का ये रिफ्रैक्शन की कॉज क्यों होता है वो क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।